हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई में। और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये रात 11 बजे की आपकी क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 से लेके आपके एग्ज़ाम यूपीएससी ईपीएफओ तक, मतलब अक्टूबर 2020 तक के 2 साल के बहुत इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्प करेंगे। साथ ही आपके यदि कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो उसके लिए भी मदद करेंगे। तो ये जनवरी 2019 से लेकर हम सितंबर 2020 तक के क्वेश्चन सारे करेंगे ताकि आपको मदद मिले अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। और ये करंट अफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और डेली हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और इनको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 2019 से लेकर 2020 तक के रहेंगे आपके। सो ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 हम क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 को करने वाले हैं, अगले 5 क्वेश्चन को। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान ज्योति योजना के संबंध में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग विज्ञान ज्योति योजना? तो 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से विज्ञान ज्योति योजना जो इसके बारे में कौन सा सही है। पहला है कि इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा छात्राओं को स्टैंड नहीं स्टेम है दोस्तों, छात्राओं को स्टेम शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है ना। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनकरेज द गर्ल्स स्टूडेंट टू स्टैंड अप फॉर द एजुकेशन। यहाँ पर स्टेम एजुकेशन ही है, स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है इस योजना में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 विल बी इंक्लूडेड। और ऑप्शन 3 है इस योजना में 2020 से लेकर 2025 तक की सभी जिलों के 10 लाख बालिकाओं को शिक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पर 10 लाख गर्ल्स जो होंगी उनको एजुकेट किया जाएगा राइट फ्रॉम 2020 टू 2025। और आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम इसका आंसर और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। तो यदि हम आंसर और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो विज्ञान ज्योति योजना की हम बात करें तो विज्ञान ज्योति योजना में पहला पॉइंट है कि भाई जरा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे कि विज्ञान ज्योति योजना में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, पहली चीज़ याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पर स्टेम से मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। साइंस एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर मैथमेटिक्स। इनके लिए छात्राओं को क्या किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। और इसमें 2000 से लेकर 2025 तक 560 जिलों के 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत में 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में इनमें 10 लाख तक छात्राओं को यहाँ पर प्रशिक्षण बाद में दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस योजना में 9 से 12 तक की छात्राओं का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वो सही हैं, सिवाय यहाँ पर जो कथन है वो सही है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला, इस सूचकांक को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्वे द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना। दिस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हैंगर हेल्वे द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति जो है वो भारत से अच्छी है। मतलब भारत की नेबरिंग कंट्रीज जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी की स्थिति भारत से जो है अच्छी है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं ज़रा। तो हम बात करें यहाँ पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रोग्राम है। इंडेक्स है। इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों को कंपेयर किया जाता है कि वहाँ पर न्यूट्रिशंस के क्या हालात हैं, ठीक है, वहाँ के बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो और तीसरी चीज़ जिसे किसे बनाया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। और इसके आधार कौन कौन से हैं? इसके आधार हैं अंडर नरिशमेंट है ना, ज़रूरत से कम भोजन, मतलब अपर्याप्त कैलोरी मात्रा। उसके बाद चाइल्ड वास्टिंग, इसका मतलब होता है 5 वर्ष से कम आयु है ना के बच्चे जिनका ऊंचाई और वजन सामान्य बच्चों से कम होगा।
तीसरा है चाइल्ड स्टनिंग, जिसका मतलब होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई जो है वो अपनी आयु के अनुसार आयु के अनुरूप कम होगी। और चौथा है चाइल्ड मोर्टालिटी, इसका मतलब होता है बाल मृत्यु दर, वो बच्चे जो भुखमरी के कारण, पोषण ना मिल पाने के कारण, जिनकी 5 वर्ष से कम उम्र में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो था वो तो सही हो गया यहाँ से। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें कि जो पड़ोस, इसमें टोटल 177 देशों को कंपेयर किया जाता है और जो भारत है इसमें 102वें नंबर पर है। और साथ ही भारत के जो पड़ोसी देश है इसमें श्रीलंका 66वें नंबर पर है, नेपाल 73 नंबर पर है, पाकिस्तान 94 नंबर पर और बांग्लादेश 88 नंबर पर है। इसका मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों कथन हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं। यदि बच्चों आपकी सीरीज में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर दें, या हमें काफ़ी मोटिवेट करेंगे आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए। यदि आपको नॉलेज स्काई पर मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली अपने फीडबैक ज़रूर एक वीडियो फॉर्म में हम सभी को भेजते रहें। काफ़ी बच्चों ने भेजे और काफ़ी बच्चों से मेरी निवेदन है कि वो ज़रूर भेजें। अगला क्वेश्चन, महिला वैज्ञानिक स्कीम के बारे में सत्य कथन बताएं। स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द विमेंस साइंटिफिक स्कीम। विमेंस साइंटिफिक स्कीम, जो महिला वैज्ञानिक स्कीम, उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है दिए हुए कथनों में से। पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, यह स्कीम उन महिलाओं के लिए है जो किसी कारणवश योग्य होते हुए भी विज्ञान एवं तकनीकी से दूर हो गए थे। ठीक है ना, मतलब वो वीमेन जो कैपेबल थी, यहाँ पर कैपेबल लिखेंगे, जो कैपेबल थी स्टिल वो अपनी टेक्नोलॉजी फील्ड से दूर हो गई। तो दूसरा क्या, इस योजना के तहत उन महिला वैज्ञानिकों को वापस से अवसर दिया जाएगा कि वह वैज्ञानिक और तकनीकी के क्षेत्र में लौट सके। अंडर दिस स्कीम वुमेन साइंटिस्ट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न इन टू द साइंटिफिक फील्ड। तो इन दो स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो चलिए आइए ज़रा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और मैंने इसको थोड़े से ब्रॉड लेवल पर डिस्कस किया है, तो जरूर समझे सभी प्यारे बच्चे। यहाँ पर देखिए, महिला वैज्ञानिक स्कीम, WOS इसे शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लैंगिक कारणों से मतलब होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं दिखा पाती हैं, या जो वो डिज़र्विंग चीज़ रखती है वो डिज़र्विंग चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी होती जिसकी वजह से उनके करियर में बाधा आ जाती है, जैसे मातृत्व है या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो कुछ महिलाएं हैं जिन्हें अपना यह जो फील्ड है जो छोड़नी पड़ी है। क्लियर, तो ऐसी सभी महिलाएं जो योग्य हैं, कैपेबल हैं, बट स्टिल चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, फैमिली कंडीशंस हो, चाहे वो मैटरनिटी कंडीशन हो, मातृत्व की स्थिति हो, या कोई और कंडीशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, इनमें से किसी भी तरह से यदि वो अपने क्षेत्र से दूर हो गई है, वो तकनीकी से दूर हो गई है, तो उनको अपने क्षेत्र में वापस लाने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। ठीक है, क्लियर, तो यह स्कीम है महिलाओं को पुनः तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के लिए, और यह स्कीम 2002-2003 में शुरू की गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस योजना के तहत महिला वैज्ञानिकों को सामाजिक प्रसंगता की समस्याओं पर और स्वरोजगार के बाद SNT आधारित इंटर्नशिप देने के लिए, है ना, SNT आधारित इंटर्नशिप देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो है रिसर्च ग्रांट 3 श्रेणियों में बांटा गया है महिलाओं को। पहला है WAS A, दूसरा है B, तीसरा है C। ठीक है, इसमें ए में बुनियादी अनुपयुक्त विज्ञान और विज्ञान में अनुसंधान होगा, मतलब बुनियादी ढांचा होगा जो बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस के बारे में होगा। बी कैटेगरी जो होगी वो SNT में अनुसंधान के लिए होगी सामाजिक लाभ को लेते हुए, और जो सी है वो रोजगार के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत इन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी। तो ये 3 स्टेप में बांटा जाएगा, बाइफरकेट किया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, और बस 2014 में DST ने एक छात्र के तहत सभी महिलाओं के विशिष्ट कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया था। ठीक है, जिसे नाम दिया गया था किरण, और इसका नाम क्या था, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च इन एडवांसमेंट थ्रू नेचर। किरण का ये फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं इसमें 2 घटक WOS A और WOS B सीधे किरण डिवीजन के द्वारा लागू किए जाएंगे। A और B जो होंगे वो सीधे किरण डिवीजन के द्वारा लागू किए जाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा घटक है जिसे WOC बोला जाएगा या किरण IPR बोला जाएगा, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब वो महिलाएं आएंगी जिनके पास
जो इंटेलेक्ट होगा या जो नॉलेज होगी वो अच्छे लेवल की नॉलेज होगी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ टीफैक। टीफैक का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, और जो कि डीएसटी के अनुदान सहायता के साथ लागू किया गया है। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं कि जो WOCC है, WOSC है, इसमें प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन, जिसको ये इसी का हिंदी फॉर्म है यहाँ पर, कि पेटेंट सुविधा केंद्र के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सी के लिए आप केस को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम हमारा। हाल ही में चर्चा में रही कोलंबो डिक्लेरेशन निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही कोलंबो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? कोलंबो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना। अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से जरा देख लेते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में है, या भूकंप सुनामी एवं आपदा प्रबंधन के बारे में है, अर्थक्वेक सुनामी और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है, या वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में है। ठीक है, तो चारों के चार ऑप्शन थे हमारे हिंदी तथा इंग्लिश में। चलिए आइए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो जो कोलंबो डिक्लेरेशन है बेसिकली किस किस बारे में बात करता है? देखिए, जो कोलंबो डिक्लेरेशन है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के संदर्भ में इसके सदस्य देशों द्वारा हाल ही में नाइट्रोजन चुनौती से निपटने के लिए कोलंबो डिक्लेरेशन किया गया। तो ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कोलंबो डिक्लेरेशन में UNEP के द्वारा ये किया गया है, UNEP के सदस्यों के लिए किया गया है, याद रखेंगे। तो कोलंबो घोषणा UNEP एवं अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल INI इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव द्वारा विकसित किया गया, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम का तकनीकी सहयोग प्राप्त है तथा वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा इसे जो किया गया समर्थित भी किया गया। इसका तीसरा है उद्देश्य इसका कि 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना। इसका जो उद्देश्य वो क्या है? नाइट्रोजन अपशिष्ट को 2030 तक आधा करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट जो आपको इसके बारे में याद रखना है कि नाइट्रोजन के सतत प्रबंधन हेतु एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसे जीवन के लिए नाइट्रोजन भी कहा गया है। याद रखेंगे, इसके तहत एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसे जीवन के लिए नाइट्रोजन भी कहा गया है। इसको लॉन्च किया गया और यह सतत नाइट्रोजन प्रबंधन रेजोल्यूशन जिसे UNIP के द्वारा 2019 में अपनाया गया था के तहत शुरू किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी डिटेलिंग जो थी मैंने आप सभी के लिए इस चीज़ से रिलेटेड प्रोवाइड करी है। प्लीज़ प्यारे बच्चे सभी ने नोट करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा फीड अवर फ्यूचर किसने शुरू किया, है ना। यहाँ पर दोनों तरफ हिंदी में ही है क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हम भूल गए। सो फीड अवर फ्यूचर इज रिलेटेड टू व्हाट? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO, इसके अलावा है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी, या फिर विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये किससे संबंधित है आपका फीड अवर फ्यूचर? तो आइए देखते हैं क्लियर कि ये किससे संबंधित है। यदि हम बात करें फीड अवर फ्यूचर की, तो फीड अवर फ्यूचर UNWFP संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है आपका, कि विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसे शुरू किया गया। और यह एक सिनेमा विज्ञापन अभियान है। यह क्या है? एक सिनेमा विज्ञापन अभियान है, और इसका उद्देश्य है भारत में भूख और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना और उसके लिए सार्थक कदम उठाना। अब जरा हम बात कर लेते हैं WNWEP की, UNWEP की मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये 1961 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता की शाखा से ओपन किया गया था, और इसका काम है पूरे विश्व में भूख और कुपोषण को मिटाना। और इसका दृष्टिकोण है हर आदमी, महिला और बच्चे को सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भोजन जो है वो पहुंचाया जा सके। और यह इसलिए बनाया गया था ताकि विभिन्न देशों में जो गरीबी की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से जो भुखमरी होती है, जिनसे बहुत सारी डेथ होती है, न्यूट्रिशन की वजह से जो प्रॉब्लम कॉज होती है, उन सभी को रोकना और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। जहाँ तक फूड की बात है, खाने की बात है। तो आई होप दोस्तों आपको ये 5 क्वेश्चन आज के पसंद आएंगे, इनकी डिटेलिंग पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगले 5 क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, और ये क्वेश्चन
जो है आपको डेली 5-5 के सेट में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बने रहे हमारे साथ। नॉलेज का ये आपको सभी एस्पेक्ट में फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। थैंक यू वेरी मच।